जय हिंद मेरे सेठ सैनियों। और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 10th का जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 है विकास। इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस पे बात करेंगे, यानी कि जो भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के जो भी प्रश्न है उस पर फुल टू फुल क्या करेंगे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब आप बोलोगे सर क्या आपने केवल अभी तक इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 ही लिया है? नहीं दोस्तों, अगर आप देखोगे तो चैप्टर 2 चैप्टर 3 हम लोगों ने इससे पहले ही डिस्कस कर लिया था। और आज हम लोग चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि चैप्टर 1 में बाद में डिस्कशन करूंगा। और ऐसे ही हम लोगों ने बाकी जो भी एमसीक्यू के वीडियो हैं, जैसे हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का और साइंस का हम लोग ले रहे हैं। तो आप क्या करो कि जो पीछे हम लोगों ने जो भी एमसीक्यू का वीडियो ले लिया है आप एक बार उसको जाके जरूर देख लो, ताकि जो भी डाउट्स है वो आपके क्या होंगे यहाँ से दूर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है पूछे जाने वाले हैं। तो बात करेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों के संख्या नंबर 1 पे। प्रश्न क्या है कि लोगों के लिए विकास का अर्थ 10 प्रकार के होते हैं। और मैंने जब चैप्टर डिस्कशन करवाया था तो उस समय मैंने बोला था कि लोगों के लिए विकास का अर्थ क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। कैसा होता है? भिन्न भिन्न होता है। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोगों के लिए विकास का अर्थ क्या होता है? भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। अगला प्रश्न क्या 2 है आपका, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? यानी कि किसी देश का जो विकास है वो किस आधार पर निर्धारित करेंगे? तो आप बोलोगे सर पैसे के आधार पर नहीं। अगर मैं केवल विकास का बात करूं, उसके निर्धारण का बात करूं, तो ऑप्शंस क्या? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों का स्वास्थ्य स्थिति और उपरोक्त सभी। यानी कि तीनों ऐसी स्थिति है जिसके आधार पर किसी देश के विकास को क्या किया जाता है? मापा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपके लिए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो 3 क्या है कि लोगों के विकास के लक्ष्य होते हैं। लोगों के लिए विकास का लक्ष्य कैसा होता है? तो लोगों के लिए विकास का लक्ष्य भिन्न भिन्न होता है और परस्पर विरोधी होता है। कारण समझिएगा, अगर मान लो कि एक गरीब, मान लिया जाए कि एक जो गरीब मजदूर है वो क्या चाहेगा कि मुझे अच्छा नौकरी मिले, अच्छा पैसा मिले और मुझे समाज में इज्जत मिले। लेकिन अगर मैं वही बात करूं, एक जो आपके उद्योगपति होंगे वो क्या चाहेगा कि कम पैसा में मजदूरी मिले, है ना, और साथ साथ में लोग जो है गरीब के गरीब बने रहे। तो उससे कहीं ना क्या होता है कि लक्ष्य तो भिन्न भिन्न होगा लेकिन परस्पर क्या होगा? विरोधी होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपको सही होगा। अगला है भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए विकास का लक्ष्य क्या होता है? जो भी भूमिहीन ग्रामीण मजदूर होगा उनके लिए विकास का क्या अर्थ है? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि विकास का लक्ष्य भिन्न भिन्न होता है। तो क्या है कि रोजगार और बेहतर मजदूरी, स्थानीय स्कूलों में बच्चों की उत्तम शिक्षा, कई सामाजिक भेदभाव ना हो और इनमें से सभी। तो जो भी ग्रामीण मजदूर होगा वो चाहेगा कि उसे रोजगार का बेहतर रोजगार तो मिले, साथ ही साथ उसके लिए बेहतर पैसा भी मिले, और जो भी स्थानीय स्कूल है उनमें जो उनके बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए अच्छी शिक्षा हो, और समाज में उनको कई तरह का भेदभाव ना झेलना पड़े, ये चाहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक उद्योगपति के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या होते हैं? वो क्या चाहता है एक उद्योगपति? तो बेहतर मजदूरी पाना, फसल का उचित मूल्य पाना, अधिक बिजली प्राप्त करना, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा, एक बेहतर मजदूरी पाना एक किसान, एक श्रमिक चाहेगा। फसल का उचित मूल्य जो है किसान चाहेगा, लेकिन जो उद्योगपति वो चाहेगा कि मुझे अधिक से अधिक बिजली की प्राप्ति हो। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि एक समृद्ध किसान के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? हम लोग अब देख रहे हैं किसान के लिए क्या होगा। तो किसान क्या चाहेगा कि जो उसका उपज होगा उसके लिए उसको अच्छा पैसा मिले, उसकी जो पारिवारिक आय होगा वो अच्छा होगा, उसका जो बच्चा होगा वो विदेश में पढ़े। यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 वो चाहेगा। यानी कि उपज का अधिक समर्थन मूल्य वो चाहेगा, उच्च पारिवारिक आय भी चाहेगा, और उसका बच्चा जो विदेश में बसेगा या पढ़ेगा वो तीनों का तीनों चाहेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर का प्रश्न है कि एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या होता है? जो अमीर घराना की लड़की होगी वो क्या चाहेगा? अधिक दिनों तक काम मिले, उसके भाई को जितना स्वतंत्रता मिलती है उतनी स्वतंत्रता उसे भी मिले,
बेहतर मजदूरी मिले, अधिक बिजली की प्राप्ति हो। तो जो अमीर घरानों की जो लड़कियाँ होती है वो क्या चाहेंगी कि जो भी उनको स्वतंत्रता दी जाती है ना उनके भाइयों को, वैसे ही उनको स्वतंत्रता मिले, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अब यहाँ पे प्रश्न आएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है, आपको ये बात याद रखना है। अगला प्रश्न बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्या है कि औसत आय को डैश के रूप में भी जाना जाता है, राष्ट्रीय आय, कुल आय, प्रति व्यक्ति आय या मानव विकास सूचकांक। तो औसत आय को प्रति व्यक्ति आय के रूप में भी जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 10, किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। तो जब भी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो औसत आय प्राप्त होगा, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि प्रति व्यक्ति आय की प्राप्ति होगी, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होता है। तो जब किसी देश की कुल जनसंख्या को कुल आय से देंगे तो प्रति व्यक्ति आय की तो प्राप्ति होगी ही, साथ साथ में औसत आय की भी प्राप्ति होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या देख सकते हो, क्या है कि औसत आय, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रश्न क्या है आपका कि औसत आय जिसको क्या बोलेंगे प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार किया जाता है, यानी कि जो औसत आय है, जो प्रति व्यक्ति आय है, उसकी गणना किस प्रकार किया जाता है। तो देश की कुल आय अनुपात देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल आय गुना देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल आय जोड़ देश की कुल जनसंख्या, और देश की कुल आय माइनस देश की कुल जनसंख्या। देखिए तो अनुपात का मतलब बट्टा होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा 5:3, इसको क्या लिख सकते हैं 5/3। तो उसी प्रकार देश की कुल आय को जब कुल जनसंख्या से भाग लगाएंगे, यानी कि अनुपात जो लगाएंगे, यही क्या आएगा आपका प्रति व्यक्ति आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं, यानी कि अगर किसी देश की अगर प्रति व्यक्ति आय जानना है या उसका मापन करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। ऑप्शंस क्या है, किसी व्यक्ति की कुल आय से, किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर, कि सभी वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य से और देश के कुल निर्यात से। तो जो देश की कुल आय है और उसके कुल जनसंख्या को जो भाग देंगे तो प्रति व्यक्ति आय की गणना होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट और मोस्ट वीवीआई प्रश्न है इस चैप्टर का। प्रश्न क्या पूछा है आप देख सकते हो। प्रश्न है आपका कि मान लिया जाए, मान लेते हैं, माना क्या कि मान लीजिए कि किसी एक परिवार में मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार है। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपया है। अगर तीन परिवारों का आय दिया है 4,000, 7,000 और 3,000 दिया है, तो चौथे परिवार का आय निकालना है। तो आपको ये पता होगा कि प्रति व्यक्ति बराबर क्या होता है, देश की कुल आय बटे कुल जनसंख्या। यानी कि अगर मुझे योग निकालना होगा, कुल आय निकालना होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो आपका प्रति व्यक्ति आय है उस प्रति व्यक्ति आय से मुझे क्या करना पड़ेगा, उस जो कुल संख्या उसको गुना लगा के हम लोग कुल आय निकाल सकते हैं। तो जब 5,000 को हम लोग गुना करेंगे किससे, 4 से, यानी कि 5 चौका 20, यानी कि 20,000। ये जो 20,000 मेरा निकला, ये मेरा क्या निकला बताओ तो। ये जो मेरा 20,000 निकला, आप यहाँ पे देखोगे तो एक नहीं होगा, ये जो 20,000 निकला मेरा क्या निकला, कुल आय। तो आप मुझे क्या करना है कि जो तीनों का आय दिया है उसके योग से इसको घटा देंगे। तो देखो 4,000 और 7,000 कितना होगा, 11,000, और 11,000 3,000 14,000, यानी कि अगर 20,000 में अगर हम लोग 14,000 क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यानी कि जो 6,000 होगा ना माय डियर फ्रेंड, 6,000, यही क्या मिलेगा, वो चौथे परिवार का पारिवारिक आय मिलेगा। और मैंने इसका फुल डिस्कशन जो है मैंने पहले भी आपको बताया है। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर का प्रश्न। 15 नंबर का प्रश्न क्या है आपका कि यदि एक देश की प्रति व्यक्ति आय 500 रुपया है तथा जनसंख्या कितना है 5,000 है, तो उस देश का कुल आय कितना होगा। तो देखिए अगर आप देखोगे ध्यान से तो जो प्रति व्यक्ति आय होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है समझिएगा, कुल आय बटा जनसंख्या, कुल जनसंख्या। तो अगर मान लो कि मुझे आय ज्ञात करना है तो प्रति व्यक्ति आय को जनसंख्या से गुना करना होगा। यानी कि आप देखोगे तो देखो यहाँ पे 500 और गुना कितना हो जाएगा 5,000, तो 50-25, यहाँ पे 25 और इधर कितना होगा 50, तो 25 देके 50 किसमें, ऑप्शन नंबर 1 पे है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका वर्ष 2000 में भारत का प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, यानी कि प्रति व्यक्ति आय जो था आपका कितना था। तो 16,500 रुपये क्या था, भारत का प्रति व्यक्ति आय था, यानी कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति जो है वो प्रति महीना 16,500 रुपया कमाते हैं।
अगला प्रश्न क्या आपका आपका प्रश्न क्या है? आपका प्रश्न है आपका कि विभिन्न देशों के वर्गीकरण के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है? तो विश्व बैंक जो है वो मानव विकास सूचकांक यानी कि बोलेंगे UND और P का क्या करता है? आपका प्रयोग करता है। तो मानव विकास सूचकांक सॉरी आंसर क्या होगा आपका? सॉरी यहाँ पे क्या होगा देखिएगा, जो आपका यहाँ पे थोड़ा एक चेंजेस है। क्या चेंजेस है कि विभिन्न देशों के वर्गीकरण के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है? तो प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग करता है। लेकिन जो आपका UNDP होता है, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, मानव विकास सूचकांक, तो वो तीन चीजें देखती है। मैंने पहले बोला था, एक तो प्रति व्यक्ति आय, दूसरा आपका साक्षरता दर, और तीसरा क्या हो गया आपका स्वास्थ्य दर देखती है। यानी कि मानव विकास सूचकांक ये तीन चीजें देखती हैं जो UNDP बोलेंगे। और अगर पूछेगा कि विभिन्न देशों के वर्गीकरण के लिए जो विश्व बैंक होता है WB विश्व बैंक, वो किस मापदंड का प्रयोग करता है? तो केवल और केवल प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला 8 नंबर का प्रश्न है आपका मानव विकास रिपोर्ट, जिसको बोलेंगे UNDP, देश की तुलना किस आधार पर करती है? स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, ये तीनों के तीनों में करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न 19 नंबर का कि देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? जनसंख्या, औसत आय, उद्योग या तकनीक? तो औसत आय क्या है? सबसे महत्वपूर्ण आधार है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार क्या क्या बताया है? तो वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $1256 प्रति वर्ष या उससे अधिक है वे समृद्ध देश है। अगला पॉइंट क्या दिया है? वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $995 प्रति वर्ष या उससे कम है तो वह निम्न आय वाले देश आते हैं। हाँ जी हाँ दोस्तों, ये दोनों क्या था विकास रिपोर्ट में लिखा था। इनका ऑप्शन नंबर 3 क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, देखो यहाँ पे प्रश्न पूछेगा कि वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $1256 प्रति वर्ष या उससे अधिक थी तो वह देश निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? इसे किसके अंतर्गत रखते थे? ऐसे देश को विकसित देश के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन अगर $995 या उससे कम है 2017 के अनुसार तो उसे क्या बोलेंगे? निम्न आय वाला देश है। अब यहीं पे एक प्रश्न ऐसा भी पूछ दिया जाता है, आप देखोगे ध्यान से, कि वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय डैश अथवा कम है निम्न आय वर्ग के देश, यहाँ पे क्या होगा? वर्ग के देश कहलाते हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 USA, यानी कि $, और $995 होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? इसके अंतर्गत रखते हैं। अगले यहाँ पे प्रश्न जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 2017 में भारत की प्रति व्यक्ति आय $1820 प्रति वर्ष थी, अतः उसे किस श्रेणी में रखा गया? तो ये मध्य आय वाला देश के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो GDP का क्या अर्थ है? देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विभिन्न प्रश्न है। GDP का अर्थ होता है सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका हरियाणा, केरल, पंजाब और बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जो है प्रति व्यक्ति आय किसका है? तो बिहार का है। किसका है? बिहार का है। बात करें अगले प्रश्न पे, हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल की प्रति व्यक्ति आय से क्या है? तो हरियाणा की जो प्रति व्यक्ति आय है ना वो केरल से क्या है आपका? अधिक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला UNDP क्या है? UNDP के अनुसार, यानी कि विकास जो सूचकांक बोलते हैं हम लोग, UNDP के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने के लिए आंकने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा, यानी कि किस आधार पर क्या करते हैं लोग? विकास नापते हैं। आपका ऑप्शंस क्या है माय डियर फ्रेंड? आपका प्रति व्यक्ति आय, लोगों का शिक्षा स्तर, लोगों का स्वास्थ्य स्तर, उपरोक्त सभी। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इन तीनों पे क्या करता है UNDP जो अपना विकास रिपोर्ट नापता है। अगला प्रश्न 29 नंबर का कि क्या है कि पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो श्रीलंका का होगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? किसका साक्षरता दर जो है आपका सबसे अधिक है? तो केरल का सबसे अधिक है। और वहीं पर प्रश्न पूछेगा कि सबसे कम किसका है? तो सबसे कम किसका है? आपका बिहार का है। आपको ये बात याद रखना है कि बिहार का जो साक्षरता दर वो क्या आपका? सबसे कम है। अब वहीं पे पूछेगा बताइए कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य किस राज्य का मानव विकास सूचकांक जो है वो सबसे ज्यादा है? तो आपका रखना है केरल का जो है मानव विकास सूचकांक में जो ऊपर सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर का प्रश्न है कि एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या को क्या बोलेंगे? तो शिशु मृत्यु दर बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ से क्वेश्चन ये भी आएगा कि शिशु मृत्यु दर
क्या सूचित करता है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात क्या करता है, आपको बताने का काम करता है। यहाँ पे एक प्रश्न ये भी आएगा कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात क्या कहलाएगा? उसे साक्षरता दर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साक्षरता दर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला आपका 36 नंबर का प्रश्न है कि स्कूलों में शुद्ध उपस्थित अनुपात की गणना के लिए बच्चों की आयु वर्ग को शामिल किया गया, यानी कि किस वर्ग को शामिल किया गया है? तो 14 से 15 वर्ष के आयु के बच्चे जो स्कूल में जाते हैं उन्हें शुद्ध उपस्थिति अनुपात कहा गया है। अगला आपका 37 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि 14 से 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुछ बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत को क्या बोलेंगे? तो उसे क्या बोलेंगे? नवल उपस्थिति अनुपात बोलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न 38 नंबर का, कि कम कीमत पर भोजन उपलब्ध करके गरीब लोगों के पोषण स्तर को बनाए रखने में मदद करता है, तो कौन है जो ऐसा काम करेगा? तो BMI बॉडी मास इंडेक्सन है ना, क्या PDS सार्वजनिक वितरण प्रणाली, GDP सकल राष्ट्र उत्पाद, HDI मानव विकास सूचकांक। तो आपका क्या होगा? PDS यानी कि आपका क्या हो जाएगा? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी कि जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला 49 का प्रश्न है, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? तो जो धारणीयता का विकास होगा ना, ये भावी पीढ़ी के कल्याण को सुदृढ़ करेगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न 40 नंबर का, कि वर्तमान और भविष्य के उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखना और आर्थिक विकास करना डैश कहलाता है? तो इसको क्या बोलेंगे? इसे सतत पोषणीय विकास बोलेंगे, और हम लोगों ने ज्योग्राफी में इसके बारे में फुल टू फुल डिस्कशन किया, आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न 40 नंबर का, सतत विकास का उद्देश्य क्या है? विकास केवल अपने लिए, विकास केवल दूसरों के लिए, विकास वर्तमान एवं आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए, विकास केवल आने वाली पीढ़ी के लिए। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि वर्तमान और आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए क्या होता है? विकास का इसका क्या होता है? महत्व होता है। अगला प्रश्न आपका 42 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, कोयला, पेट्रोलियम और विद्युत, ये तीनों के तीनों क्या है? आपके ऊर्जा के मुख्य स्रोत, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन मानव विकास सूचकांक को प्रदर्शित करता है? कौन जो है वो मानव विकास सूचकांक को प्रदर्शित करता है? तो लोगों का संपूर्ण विकास, उत्तम शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य विकास, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? लोगों का संपूर्ण विकास जो है वो मानव विकास सूचकांक जो है आपका करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। बात करें अंतिम प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 4 कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत क्या होगा इसका आंसर होगा। तो जो 44 प्रश्न थे मैंने आपको बता दिया। अब आपको क्या करना है, इसको ध्यान से देखना है, और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल का आइकन भी क्या करना, प्रेस करना है, क्योंकि आपके एग्जाम के टाइम आते आते मैं आपको इसी तरह से तैयारी करवा दूंगा कि आपके 90% से प्लस मार्क्स आपके आएंगे और 100% आएंगे। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, साथ ही चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल का आइकन क्या करना है, प्रेस करना है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।